नमस्कार जाते जाते हम लोग याद कर लें एक ऐसे शायर को। जाते जाते से मेरी मुराद है कि जिसका शताब्दी वर्ष लगभग समाप्त होने वाला है, तो अगर उसको याद ना किया तो एक दिमाग पे हमारे भी जहन पे बोझ रहेगा। और इसी अक्टूबर माह में उसका शताब्दी वर्ष जो है पूरा का पूरा समाप्त होने को है। और सबसे जो पहलू हैं इस शायर के, साहिर लुधियानवी से मेरी मुराद है, आप कुछ समझ भी गए होंगे, शताब्दी वर्ष है उसका। साहिर लुधियानवी के जीवन के बहुत सारे पहलू वैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उसकी माँ के बारे में, पिता के बारे में, नाम बचपन का अब्दुल हई था, ये भी हमें मालूम हो चुका है। और ये भी तथ्य शायद आप सबके जहन में कहीं ना कहीं दर्ज होगा कि पिता एक बहुत बड़ा ज़मींदार था। लाल पत्थरों वाली हवेली कहा जाता था जहाँ साहिर का जन्म हुआ था, लुधियाना की लाल पत्थर वाली हवेली। लेकिन इसकी ज़िंदगी में कोई लाल पत्थर की हवेली नहीं थी, ज़िंदगी में नहीं थी, नसीब में नहीं थी। इसको वो पत्थर की हवेली से बाहर आना पड़ा, क्योंकि उस पत्थर की हवेली में रहने वाले का जो दिल था वो भी पत्थर हो चुका था। और ये अपनी इसकी माँ जो थी, माँ से इसको बहुत ज़्यादा लगाव था। और माँ के साथ जब ये देखता था कि बहुत बुरा बर्ताव इसका पिता करता है, बाप करता है, और उसकी माँ के सामने वो 3-3, 4-4 निकाह कर लेता है, उसको बड़ी तकलीफ़ इस बात से थी। और जब माँ ने घर छोड़ा, उस व्यक्ति के अत्याचार, पारिवारिक अत्याचार, उत्पीड़न के ख़िलाफ़ विद्रोह करती हुई जब माँ ने घर छोड़ा, वो हवेली छोड़ दी, तो साहिर ने बजाय अपनी ज़मींदार बाप की हवेली की चार दीवारी में अपनी ज़िंदगी गुजारने की बजाय अपनी माँ की आंचल में अपनी ज़िंदगी गुजारनी बेहतर समझी। और ये शख्स भी वहाँ से माँ के साथ ही चला आया। और माँ के सामने सबसे बड़ी समस्या उस वक्त ये थी, साहिर ख़ुद भी कई बार जिक्र करते थे अपने संस्मरणों में, कि माँ के सामने समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि मुझे पालना है, समस्या सबसे बड़ी ये है कि उस जुल्मी बाप से मुझे बचाए रखना है, उसके साए से। क्योंकि बाप चाहता था कि ये बेटे को, लड़के को मेरे पास छोड़ जाए। लड़का, उसको लगता था कि उसका वारिस बन सकता है, उसकी पहली औलाद है, लड़का है और ज़हीन है माशाअल्लाह, तो इसको वो रखना चाहता था। लेकिन इसका लगाव अपनी माँ से इतना गहरा था कि ये माँ से अलग होने को तैयार नहीं था। और माँ के लिए भी जीवन में एकमात्र सहारा यही बेटा था, जो उस मुसीबत के वक्त, उस उत्पीड़न के समय में माँ के साथ वो चला आया। तो मित्रों, ज़िंदगी चलती रही और इसी माहौल ने कहीं ना कहीं उसके मन में एक फ्यूडल जो सिस्टम है, जो सामंतवादी जो सिस्टम है, जो उस वक्त का जो ज़मींदारा सिस्टम था, जिसमें बहुत निर्मम लोग ज़्यादा घर कर गए थे, उस माहौल के ख़िलाफ़ इसके मन में जो आग उबल रही थी, वो प्रगतिवाद, वो तरक्की पसंद शायरी के रूप में हमें इसकी नज़मों में दिखाई देती है। तो इसने बाकायदा उसमें इसकी जो तलखियाँ थी, उसमें 2 शेर इसी बात की तर्जुमानी करती हैं कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में, कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ भी दिया है उसे लौटा रहा हूँ मैं। और इसका दूसरा शेर है कि जो तार से निकली है, वो भी समर्पण की बात ही है इस शेर में भी, कि जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, कि जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। और इस प्रकार से इसने अलग ढंग से शायरी की और बड़ी जल्दी ही अपना मुकाम ऐसा बना लिया कि इसको कोई रोकने वाला नहीं था फिल्मी दुनिया में। इसे पहले ज़रूर दिक्कतें आईं, कुछ दोस्तों की मदद लेनी पड़ी, लेकिन बाद में अपनी जो इसकी जो रचनाएं थी, जो इसका जो कृतित्व था, जो इसकी जो नज़में और गज़लें थी, वो इतने ज़्यादा सारे परिवेश में प्रचलित हो गई थी कि कोई इसका सानी नहीं था। और ये तरक्की पसंद शायरों की तहरीक में, उस आंदोलन में, प्रगतिशील लेखकों की उस आंदोलन में, उसी आंदोलन के तहत इसने लाहौर ही में ही बसने का इरादा भी बनाया। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही इसकी तरक्की पसंद शायरी के ख़िलाफ़ जो पहला जो निज़ाम था पाकिस्तान का, जब उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वारंट जारी हो गए। वारंट जारी हुए तो किसी एक दोस्त की मदद लेकर ये नाम और वेश बदल कर वहाँ से ट्रेन द्वारा दिल्ली पहुँचा
और दिल्ली पहुंच के इसने सांस ली और उसके बाद इसने पाकिस्तान में दोबारा न बसने का फ़ैसला तभी ले लिया था कि जिस मुल्क में मुझे मेरी शायरी को बर्दाश्त करने की भी क़ुव्वत ना हो, वहाँ ज़िंदगी काटना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो बाकी इसके किस्से सारे आपको पता है। कॉलेज से निकाला गया, इश्क व मोहब्बत की दास्तानें। कॉलेज से निकालने की वजह कई थी, बहुत सारी, लेकिन उसमें एक वजह अमृता प्रीतम भी थी। अमृता प्रीतम के पिता ने भी ये शिकायत की थी कि ये दूसरे मज़हब का लड़का है और ये इस तरह से हमारे अलग जो धर्म हैं उनकी मान्यताओं को मानने वाली बच्चियों को गुमराह करता है। और इस प्रकार से बहुत सारी शिकायतें दर्ज हुई और इसे कॉलेज से निकाल दिया गया। अब ये बात अलग है कि उसी गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में एक ब्लॉक जो है वो साहिर लुधियानवी के नाम दर्ज है। और साहिर ने वहाँ, मुझे अब तक याद है क्योंकि व्यक्तिगत संबंध भी मुझे सौभाग्य से काफ़ी इसके साथ कुछ लम्हे बिताने का, कुछ दिन बिताने का मौका मिलता रहा। और वहाँ इसने फिर उसी कॉलेज के, जिस कॉलेज से निकाला गया था, उसी कॉलेज के समारोह में जश्न साहिर के दौरान इसने नज़्म भी पढ़ी थी कि हम भी इन्हीं हवाओं के पाले हुए तो हैं, हम या नहीं तो यहाँ से निकाले हुए तो हैं। उसकी ये नज़्म बहुत ज़्यादा चर्चित रही थी और ये कॉलेज की नज़र कॉलेज उस कविता का नाम था, नज़्म का नाम था। अन्य बहुत सारी नज़में मित्रों इसकी बहुत लोकप्रिय रहीं, जिनमें विशेष रूप से ताजमहल का ज़िक्र कर लें और उसके बाद तलखियाँ। लंबी कविताओं के इतिहास में वो भी एक कीर्तिमान थी जिसका ज़िक्र पहले भी एक बार हमसे छूट गया था। तो तलखियाँ भी एक इतनी लंबी नज़्म में इतनी तारतम्यता और जो पोस्ट वार अर्थात युद्ध काल की जो विभीषिका है उस पर इतनी सशक्त टिप्पणी उस लंबी नज़्म के माध्यम से जो साहिर ने की, वो शायद हमारे इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का कोई अन्य शायर या अन्य कवि नहीं कर पाया उस शिद्दत के साथ जिस शिद्दत से साहिर कर गया। और बहुत सारी इसकी नज़में जो हैं वो कहावतें बन गई और उनको अक्सर कोट किया जाने लगा। अब उसके कुछ शेर तो बिल्कुल मुहावरे की तरह इस्तेमाल होने लगे हैं कि जैसे उसकी नज़्म थी कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और इसमें बड़ी खूबसूरत बात, एक टूटी हुई मोहब्बत को नया मोड़ देने वाली जो एक बात थी, बजाय इसके कि वे भी साहिर भी देवदास बन जाता, लेकिन एक खूबसूरत मोड़ देकर जो था ना वो देना, वो इसके बस का ही रोग था कि देवदास शायर नहीं था और ये शायर था। तो शायरी ने इसको ज़िंदा रखा और इसने उसी नज़्म की अंतिम पंक्तियाँ थी कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, इसका मूल शब्द तकमील था, बाद में फ़िल्मों के लिए अंजाम कर दिया गया, कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कि मेरे हमरा भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो ऐसी ज़िंदगी में बहुत सारे तजुर्बात जो हैं इस शख्स ने झेले और झेलने के बाद उनको अभिव्यक्त किया सशक्त ढंग से। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ़ ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ इश्क व मोहब्बत या नाकाम इश्क की कहानियाँ इसने लिखी हों या गाई हों या कलमबंद की हों, इसने अलग अलग रूप से, अलग अलग ज़ावियों से, अलग अलग कोणों से ज़िंदगी को देखने की कोशिश की और हर चीज़ को एक नया रूप दिया। इसने जो दबे हुए कुचले हुए लोग थे उनके लिए भी लिखा और जमकर उनकी वकालत की, संघर्ष के बीज बोए। इसने प्रगतिशील शायरी को एक नई दिशा देने में इसका भी हाथ था, इसका भी नाम था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे साहिर को जोड़ना जो है ये ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे देश में जितने भी साहित्यिक आंदोलन हुए हैं उन अदबी आंदोलनों से, साहित्यिक आंदोलनों से इसका गहरा वास्ता रहा, साहित्यिक पत्रकारिता से इसका गहरा वास्ता रहा। शाहकार जैसी जो पत्रिकाएं थी साहित्यिक अपने वक्त की, उनका एडिटिंग भी करता रहा।
रेडियो में भी काम इसने लंबे अरसे तक किया। पहले अपने लाहौर में किया, ऑल इंडिया रेडियो में, और उसके बाद दिल्ली आकर और मुंबई में भी इसने रेडियो में काम किया। अमृता की तरह ही अमृता ने भी वहाँ लाहौर रेडियो में काम किया था, यहाँ भी किया। तो ये मित्रों, उस वक्त के ये लोग एक शायर के रूप में, एक लेखक के रूप में आज के लेखक, आज के शायर से थोड़ा सा ज़्यादा ईमानदार थे। शुक्रिया।